हमने अंजन पात्र तक देखा था। अब हम आगे चलेंगे नेक्स्ट पेज विच इज पेज नंबर 15। यहाँ पे क्या दिया है? सबसे पहले अंजन शलाका के बारे में दिया है। किसके बारे में दिया है? अंजन शलाका के बारे में दिया है। कैसी होनी चाहिए? मुकुलाग्र इसको कहा है। और क्या कह रहे हैं? मल्लिका पुष्प सदृश, ठीक है। और कलाई परिमंडला इसको मोटी कहा है, ठीक। तो ये यहाँ पे अंजन शलाका के बारे में बोल दिया है। लंबाई कितनी है? 8 अंगुल है, ठीक है। ये किसने मानी? आचार्य सुश्रुत ने लिखा है। वाग्भट जी इसको 10 अंगुल कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट देखो, रोपणार्थ अगर हमें यूज करना है तो हमें लौह शलाका का यूज करना है। लेखन के लिए यूज करना है तो ताम्र शलाका का यूज करना है। और प्रसादन के लिए अगर हमें यूज करना है तो कैसी शलाका यूज करनी है? स्वर्ण निर्मित शलाका का यूज करना है, क्योंकि स्वर्ण कैसा होता है? मधुर विपाक वाला होता है, राइट। नेक्स्ट आते हैं, श्रेष्ठ काल कब है किस किस चीज के लिए? तो देखो, श्रेष्ठ काल तर्पण के लिए कब का है? पूर्वाहन या अपराहन का? या तो मॉर्निंग में करो या तो शाम को करो। सेक और आश्योतन अगर कराना है तो पूर्वाहन, मध्याह्न, सायहन, ठीक है। दिन के जो तीनों प्रहर हैं कभी भी करा सकते हैं सेक और आश्योतन। शिरोबस्ती करानी है तो सायकाल इसका टाइम बताया है, ठीक है। इसके लिए टर्म क्या है? दिवांते, दिन जब अंत होता है, दिन का जब अंत होता है तब हम शिरोबस्ती करा सकते हैं। अप टू 7 डेज इसको कराते हैं, 7 दिन के बाद इसको स्टॉप कर देते हैं, ठीक। शुद्ध शुक्र के लक्षण जब बताते हैं तो स्फटिकाप किसने कहा है? चरक, सुश्रुत, शारंगधर जी कहते हैं। मधुगंधी भी किसने कहा है? चरक, सुश्रुत, वाग्भट, शारंगधर, ठीक है, तीनों कहते हैं। और वाग्भट जी क्या कहते हैं? तैल वर्णी कहते हैं। टर्म एग्जैक्टली वहां क्या है? घृत तैल क्षौद्र निभम, घृत तैल क्षौद्र निभम, ठीक है। इन तीनों की तरह शुद्ध शुक्र के लक्षण कहे हैं। नेक्स्ट जो है आते हैं शुद्ध आर्तक के लक्षण। तो चरक जब बात करते हैं शुद्ध आर्तक के लक्षण तो वो गुंजा फल की बात करते हैं। गुंजा फल से वर्ण, गुंजा फल के वर्ण की तरह, ठीक है, होता है ना, वो रेड और ब्लैक होता है, ठीक है। एक साइड से ब्लैक होता है, एक साइड से रेडिश होता है। और कैसा? पद्मालक तक सन्निभम, ठीक है। गुंजा फल की बात कर रहे हैं, पद्मालक तक की बात कर रहे हैं। और जब सुशुद्ध बात करते हैं शुद्धार्तक के लक्षण की तो क्या कहते हैं? शशास्त्रिक प्रतिमम, ठीक है। किसके रक्त की तरह? शश के, खरगोश के रक्त की तरह उसको बोला। यत्तु लाक्षारसोपमम, लाक्षारस की तरह इसको शुद्धार्तक के लक्षण को कहा है। नेक्स्ट देखो, मानस प्रकृति दी है। तो मानस प्रकृति कितनी कितनी मानी है? चरक क्या मानते हैं? सुश्रुत क्या मानते हैं? और काश्यप क्या मानते हैं? देखेंगे। सात्विक प्रकृति जो शुद्ध सत्व है वो चरक कितने मानते हैं? 7 मानते हैं। राजस कितनी मानते हैं? 6 मानते हैं। और तामस कितनी मानते हैं? 3 मानते हैं। तो टोटल प्रकृति कितनी आ जाती है? 16 आ जाती है। सेम यही आचार्य सुश्रुत का है, ठीक है। तो चरक सुश्रुत का क्या हो गया? सेम हो गया। नेक्स्ट हमारी काश्यप की जो है कितनी आती है? सात्विक प्रकृति वो 8 कहते हैं। उन्होंने प्रजापत्य सत्व इसमें ऐड किया है। और हमारी राजस सत्व जो है वो कितनी आती हैं? ये 7 आती हैं। इन्होंने 6 में क्या ऐड किया है? यक्ष सत्व ऐड किया है, ठीक है। और तामस में कितनी आती हैं? 3 आती हैं। तो टोटल कितनी हो जाती हैं? ये 18 हो जाती हैं, ठीक है। कितनी हो जाती है? 18 हो जाती है मानस प्रकृतियां काश्यप की। बाकी सब आचार्यों की चरक सुश्रुत की कितनी है? 16 मानस प्रकृति है, ठीक। आगे हम आते हैं, आगे क्या देखते हैं हम? गर्भ की गर्भाशय में स्थिति देखेंगे। गर्भ की गर्भाशय में स्थिति अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग बताई है। तो चरक क्या कहते हैं? गर्भस्थ खलु मातु पृष्ठाभिमुख की, ठीक है, माता की पृष्ठाभिमुख है, ऊर्ध्वशीर करके है। और संकुचांग स्थाने अंतःकुक्षो, अंगों को कैसा है? संकुचित करके बैठा हुआ है गर्भ अंदर, ठीक है। कैसा है? पृष्ठाभिमुख, ऊर्ध्वशीर है, संकुचांग, ठीक है, अंगों को संकुचित करके बैठा है। कहाँ दिया है ये? चरक शारी 6 में दिया है। सुश्रुताचार्य क्या कहते हैं? आभुग्नो अभिमुख शेते, ठीक है। कैसे सोया है वो? आभुग्नो अभिमुख शेते, ठीक है। स योनि शीर्षाम याति स्वभावतः प्रसव, ठीक है। योनि से कैसे स्वभावतः प्रसव कैसा रहता है? शीर से जो है वो स्वभावतः प्रसव होता है, ठीक है, ये हमें पता है। नेक्स्ट देखो क्या है? धात्री के लक्षण बताए हैं। चरक कैसे कहते हैं? समान वर्ण की धात्री होनी चाहिए। और कैसी होनी चाहिए? वो यौवन होनी चाहिए, समान वर्ण की होनी चाहिए और युवा होनी चाहिए। सुश्रुताचार्य क्या कहते हैं? श्याम वर्णी धात्री श्रेष्ठ है। क्या कहते हैं? श्याम वर्णी धात्री श्रेष्ठ है, ठीक। अब आगे आते हैं नवजात शिशु परिचर्या पे। तो पहले पहले उपक्रम क्या कहा है सब आचार्यों ने, वो इन्होंने यहाँ कंपाइल किया है। चरक आचार्य क्या कहते हैं? पहले सबसे पहले क्या करो? प्राण प्रत्यागमन कराओ, ठीक है। बच्चा आपका रोना चाहिए, ठीक है, उसके प्राण प्रत्यागमन हुए हैं कि नहीं, ये आपको सबसे पहले परिचर्या में करना है। सुश्रुत आचार्य क्या कहते हैं? पहले सबसे पहले क्या करो? उल्वा परिमार्जन करो, ठीक है। क्या कहते हैं? उल्वा परिमार्जन करो। सेम यही वाग्भट जी भी कहते हैं, उल्वा परिमार्जन करो, ठीक। तो ये तीनों आचार्यों का यहाँ पे आ गया, ठीक है। और क्या क्या होते हैं? प्राण प्रत्यागमन के बाद क्या है? स्नान कराना है, मुख विशोधन कराना है, ठीक है। ऐसे ऐसे ये जो
परिचर्या बताई है शिशु की, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखो क्या है, एक बार इसको रीड कर लेना है। सभी आचार्यों की परिचर्या कैसी कैसी है। आहार के बारे में बताया है, आहार के लिए क्या कहा है चरक सूत्र 5 में। आहार की मात्रा कितनी होनी चाहिए, पुनर्अग्नि बल अपेक्षणी। आहार की मात्रा उतनी होनी चाहिए जो, आहार की मात्रा कैसी होनी चाहिए, अग्नि बल अपेक्षणीय होनी चाहिए, है ना, अग्नि और बल के अनुसार होनी चाहिए। आगे क्या कहते हैं, अष्टांग संग्रह सूत्र स्थान में क्या कहते हैं, मात्रा पुनर्अग्नि बल आहार द्रव्य अपेक्षण। ठीक है, अग्नि के, बल के, आहार के और द्रव्य की अपेक्षा करती है मात्रा, आहार की मात्रा। ठीक है, मूत्र के गुण क्या बताए हैं, मूत्र के गुण देखो आचार्य चरक ने फर्स्ट चैप्टर में बताए हैं। क्या बताए हैं, एक तो कफ शामक है मूत्र, और कैसा है, वातानुलोमक है। ठीक है, कफ शामक है और वातानुलोमक है। और क्या लिखा है, कर्षेत पित्तम अधोभागम। क्वेश्चन पूछा जाता है, ये कर्षेत पित्तम अधोभागम, जो पित्त है उसको क्या है, अधोभाग की तरफ खींच के लेके जाता है। ये कौन है, ये मूत्र है। नेक्स्ट देखो वाग्भट जी क्या कहते हैं मूत्र के गुणों में, पित्तवर्धक है। ठीक है, सुश्रुत क्या कहते हैं, त्रिदोष शामक है और कफ वात घन है। ठीक है, ये उन्होंने किसके लिए कहा है, मूत्र के गुण के लिए कहा है। ठीक है, तो चरक जी क्या मानते हैं, मूत्र कैसा है, कफ वात शामक है, वातानुलोमक है और कर्षेत पित्तम अधोभागम। फर्स्ट चैप्टर में ये बताया है। नेक्स्ट आते हैं हम नस्य कर्म पे, नस्य कर्म के भेद बताए हैं। ठीक है, चरक आचार्य क्या कहते हैं, 5 भेद हैं, कौन कौन से, नावन, अपीड़न, धूमापन, धूमपान, धमापन और प्रतिमर्श। ठीक है, कर्मानुसार उन्होंने क्या बताए हैं, रेचन, तर्पण, शमन। ठीक है, रेचन रेचन करने वाला नस्य और तर्पण कराने वाला नस्य और शमन कराने वाला नस्य। ठीक, आचार्य सुश्रुत ने सबसे पहले तो 2 भेद कहे हैं। ठीक है, स्नेहन और शिरोविरेचन कहा है उन्होंने, और उसके बाद फिर उसको कहा है पुनः पंचविधम। ठीक है, फिर से उसके 5 क्लासिफिकेशन किया है, क्या क्या, नस्य, शिरोविरेचन, प्रतिमर्श, अवपीड़न और प्रधमन नस्य। ठीक, वाग्भट जी कितने भेद बताते हैं, 3 भेद बताते हैं। वो कहते हैं विरेचन, ब्रीहण और शमन। ठीक है, विरेचन, ब्रीहण और शमन नस्य बताते हैं। ठीक, फिर आगे ये आचार्य चरक के कर्मानुसार वाली क्लासिफिकेशन की तरह ही आ गया। ठीक है, रेचन, विरेचन, तर्पण, ब्रीहण सेम सेम है, शमन शमन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा वर्धमान पिपली के बारे में यहाँ कंपैरिजन आया है। वर्धमान पिपली इज वेरी इंपॉर्टेंट। रोगाधिकार क्या है, आचार्य चरक ने कहा बताया है, वाग्भट जी ने भी वही बताया है, रसायन अध्याय में बताया है। सुश्रुत आचार्य ने वात रक्त के कॉन्टेक्स्ट में पिपली, वर्धमान पिपली का डिस्क्रिप्शन दिया है। आचार्य काश्यप जी राजक्षमा और शोथ में वर्धमान पिपली को लिखते हैं। ठीक, तो मात्रा जो है वो कैसे डिवाइड की है, उत्तम, मध्यम और हीन बल के लिए मात्रा डिवाइड की। कैसे डिवाइड की है, उत्तम, मध्यम और हीन बल के लिए जो है मात्रा डिवाइड की है। तो उत्तम बल के लिए हम कितनी देते हैं, मैक्सिमम हम 10 पिपली देते हैं। कितनी देते हैं, 10 पिपली देने को कहा है। ठीक, तो 10 पिपली हम आचार्य चरक और आचार्य सुश्रुत दोनों ने 10 पिपली के लिए कहा है उत्तम मात्रा को। इसको कैसे देंगे, पीस कर देंगे। पीस कर देने का मतलब क्या है, कल्क फॉर्म में देंगे। ठीक है, तो उत्तम मात्रा उत्तम बल के लिए कल्क फॉर्म में देते हैं। ठीक है, फिर आता है मध्यम मात्रा। तो मध्यम मात्रा की कितनी है, 6 पिपली के बराबर है। यहाँ पे सुश्रुत आचार्य का बाकी सब चेंज हो जाता है। वो कहते हैं 7 पिपली जो है वो मध्यम मात्रा है। कैसे देंगे, क्वाथ के रूप में देंगे। ठीक है, कैसे देंगे, क्वाथ के रूप में डिकॉक्शन बना के देंगे। ठीक, हीन बल के लिए मात्रा कितनी है, 3 पिपली देनी है। ठीक है, हीन बल के लिए 3 पिपली मात्रा देनी है, और आचार्य सुश्रुत 5 पिपली कहते हैं। कैसे देंगे, इसको चूर्ण रूप में पिपली को देंगे। ठीक, इसको याद कर लेना है, ये इंपॉर्टेंट है। आगे देखो क्या कहते हैं, आचार्य जीजट व्यक्ति की प्रकृति के अनुसार पिपली सेवन का निर्देश उन्होंने किया है कि प्रकृति के अकॉर्डिंग जो है पिपली लेनी है, पिपली का सेवन करना है। ठीक है, उत्तम मात्रा कितनी दिन तक चलती है, 19 डेज तक चलती है। ठीक, आगे देखो ज्वर की संज्ञा, अलग अलग नाम जो है ज्वर को दिए हैं। सर्व रोग अग्रज जो है वो आचार्य चरक कहते हैं। रोग राज जो है वो आचार्य सुश्रुत और आचार्य चरक दोनों कहते हैं। आचार्य चरक रोग राज कह रहे हैं और रोग राट भी एक जगह कह रहे हैं। रोगपति जो है वो वाग्भट ने ज्वर को कहा है। ठीक, आगे देखो विषम ज्वर के अधिष्ठान कहे हैं। अब विषम ज्वर के अधिष्ठान, विषम ज्वर है कौन कौन से, पहले उसके टाइप देखो, संतत, सतत, अन्यदुष्ट, तृतीयक, चतुर्थक। ठीक है, ये 5 तरह के हो गए, संतत, सतत, अन्यदुष्ट, तृतीयक और चतुर्थक। ठीक है, ये हमारे क्या हो गए, 5 तरह के ज्वर हो गए। अब इसमें जो है चरक कैसे मानते हैं, संतत में रस की विकृति है, अधिष्ठान क्या है, रस है। सतत में रक्त अधिष्ठान है, अन्यदुष्ट में रस, रक्त, मेद, मांस न लेकर सीधा मेद पे इन्होंने जंप किया है। ठीक है, बाकी तृतीयक चतुर्थक में अस्थि और मज्जा दोनों इन्वॉल्व है।
आचार्य सुश्रुत सीक्वेंस से चलते हैं। तो ऐसे याद रखेंगे, सुश्रुत जो है वो सीक्वेंस से चलते हैं, सुश्रुत सीक्वेंस से चलते हैं। वो क्या मानेंगे, वो पहले सबसे पहले संतत में रस की दृष्टि मानेंगे, रस को अधिष्ठान मानेंगे, सतत में रक्त का अधिष्ठान मानेंगे, अन्य दुष्ट में मांस का अधिष्ठान मानेंगे, तृतीयक में मेद का और लास्ट में चतुर्थक में अस्थि और मज्जा दोनों का अधिष्ठान वो मानेंगे। विषम ज्वर के भेद जब करते हैं तो आचार्य चरक कितने बोलते हैं, 5, यही हमने पढ़े। काश्यप जो है वो 7 कहते हैं, ये सतत को नहीं मानते हैं, बट फिर भी ये कितने बताते हैं, 7 बताते हैं। ठीक है, आगे देखो चरक ने क्या बोला है, चतुर्थक का विपर्य बोला है, चतुर्थक का विपर्य कहा है। यानी कि चतुर्थक में क्या होता है, पहले दिन फीवर आता है, फिर दूसरे तीसरे दिन फीवर नहीं आता, फिर चौथे दिन फीवर आता है। ठीक है, विपर्य में क्या हुआ, पहले दिन फीवर नहीं आया, दूसरे दिन फीवर आ गया, ठीक है, तीसरे दिन फीवर आ गया और चौथे दिन भी फीवर नहीं आया। ठीक है, अपोजिट ये हो जाता है। अब आचार्य सुश्रुत क्या कहते हैं, वो तृतीयक और अन्य दुष्यक का भी विपर्य मानते हैं। चतुर्थक के साथ साथ वो तृतीयक और अन्य दुष्क का भी विपर्य मानते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखो क्या कह रहे हैं, रस रक्त मांस मेदोगत अगर ज्वर जाता है तो वो कैसे है, साध्य है। रस रक्त मांस और मेदोगत अगर जाता है तो साध्य है, यानी कि 4 धातुओं में गया पहली तो साध्य है। ठीक है, अस्थि मज्जा में गया तो कृत साध्य है, यानी कि अगली 2 में गया तो कृत साध्य है, और शुक्रगत में गया, शुक्रगत अगर जो है ये होता है ज्वर तो ये कैसा हो जाता है, असाध्य हो जाता है। तो इसको कैसे याद कर लेंगे, 421 से। ठीक है, पहले 4 धातु में गया तो साध्य, अगले 2 में गया तो कृत साध्य, और नेक्स्ट 1 में गया तो लास्ट वाले शुक्र में गया तो असाध्य हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं गुल्म के भेद पे। ठीक, तो गुल्म के भेद क्या माने हैं, आचार्य चरक सुश्रुत काश्यप कितने मानते हैं, 5 भेद मानते हैं गुल्म के। ठीक है, रक्तज गुल्म पुराणत्व कैसा होता है, साध्य होता है। रक्तज गुल्म अगर पुराना हो जाए तो साध्य बोला है, यानी कि 10 मास बीतने के बाद ही उसका ट्रीटमेंट बताया है चरक ने। ठीक, शारंगधर और वाग्भट कितने बताते हैं गुल्म के भेद, 8 बताते हैं। अब रक्तज गुल्म की चिकित्सा करने का निर्देश कब कब किया है, आचार्य चरक ने कब किया है, 10 मास के बाद इसकी ट्रीटमेंट करो। ठीक है, काश्यप ने भी 10 मास के पश्चात ही कहा है, कई जगह पे 12 भी यहाँ पे मार्क हुआ है। ठीक, सुश्रुत और वाग्भट क्या कह रहे हैं, प्रसव पश्चात जो काल है, प्रसव का काल बीतने के बाद जो है उसका ट्रीटमेंट करो। नेक्स्ट देखो रक्तपित्त में गंध जो है, रक्तपित्त में गंध कैसी है, पूर्व रूप के रक्तपित्त के पूर्व रूप में गंध कैसी मिलेगी हमें, मत्स्य गंधता, मछली की तरह गंध। चरक और वाग्भट ने माना है, वहां पे टर्म चरक ने क्या दिया है, लोहो लोहित मत्स्य आमगंधी, लोहो लोहित मत्स्य आमगंधी ये टर्म दिया है। ठीक है, तो मत्स्य गंधता चरक और वाग्भट मानते हैं, और लौह गंधिता चरक और सुश्रुत मानते हैं। ठीक है, चरक और सुश्रुत मानते हैं, सुश्रुत मत्स्य गंध नहीं माना, इसका मतलब ये है। ठीक, चरक ने तो दोनों लिख दिया, लोहो लोहित मत्स्य आमगंधी। ठीक है, तो मत्स्य भी आ गया और लोह भी आ गया, तो लोह गंधी और मत्स्य गंधी चरक मानते हैं। ठीक है, वाग्भट सिर्फ मछली वाला मानते हैं, मत्स्य गंधी मानते हैं, और हमारे बच गए सुश्रुत वो क्या मानते हैं, लौह गंधी मानते हैं। ठीक है, तो ये हमारे 15 और 16 पेज नंबर कंप्लीट हुए। क्या क्या था इसमें हमने क्या क्या देखा, अंजन शलाका के बारे में देखा, रोपनाथ लेखनाथ प्रसादनाथ कौन कौन सी यूज करते हैं, लौह ताम्र स्वर्ण रिस्पेक्टिवली, मल्लिका पुष्प के सदृश होना चाहिए जो अंजन शलाका है हमारी, और कैसी होती है, कलाई परिमंडल होती है, मुकुलाग्र रहती है। श्रेष्ठ काल जो है तर्पण से शिरोवस्ती का हमने देखा, शिरोवस्ती को किस काल में देते हैं, साय काल में देते हैं। ठीक है, स्फटिका जो है शुक्र का लक्षण चरक सुश्रुत शारंगधर ने कहा, और वाग्भट क्या कहते हैं, घृत तैल क्षौद्र निभम, शुद्ध आर्तव के लक्षण जब देखे चरक ने गुंजाफल सवर्ण और पद्मालक तक सन्निभम कहा। आचार्य सुश्रुत क्या कहते हैं, शस्त्रिक प्रतिमा और लाक्षरस उपमम। ठीक है, मानस प्रकृति की बात जब हमने की तो 16 चरक सुश्रुत ने मानी है, काश्यप कितनी मानते हैं, 18 मानते हैं। उनका सात्विक प्रकृति में 8 हो जाते हैं, वो प्रजापत्य ऐड करते हैं, और राजस प्रकृति में यक्ष सत्व ऐड वो करते हैं। गर्भ की स्थिति पे क्वेश्चन आता है, चरक क्या कहते हैं, गर्भस्थु खलु मातु पृष्ठ विमुख ऊर्ध्व शिर संकुच अंग स्थान संकुचित अंग अन्यास्ते अंतःगुक्षो। ठीक है, अंगों को संकुचित करके वो बैठा है। सुश्रुत क्या कहते हैं, अभुग्न अभिमुख शेते। ठीक है, कैसे सोया, अभुग्न अभिमुख करके सोया है, और शिर से जो है, शिर से उसका स्वभावतः प्रसव होता है, योनि से जब वो प्रसव होता है तो शिर उसका पहले निकलता है। धात्री के लक्षण चरक ने कहा, समान वर्ण
समान वर्ण की होनी चाहिए और यौवन अवस्था की होनी चाहिए। सुश्रुत क्या कहते हैं, श्याम वर्ण की धात्री होनी चाहिए। नवजात शिशु परिचर्या में चरक का प्राण प्रत्यागमन सबसे पहले है, वाग्भट और सुश्रुत का उल्वा परिमार्जन पहले है। ठीक है, आहार मात्रा पुनरग्नि वाले परीक्षण चरक सूत्र 5 का ये कोटेशन है। मूत्र के गुण बताते हैं तो क्या लिखते हैं, कर्षेत पित्तम अधोभागम, आचार्य चरक कहते हैं। और क्या कहा है इसे, कफ शामक वातानुलोमक कहा है। ठीक, अब आगे यहाँ पे नस्य कर्म के भेद बताए हैं, चरक ने 5 बताए हैं, सुश्रुत ने 2 भेद करके फिर कहा है कि वो भी आगे फर्दर 5 में डिवाइड होते हैं। ठीक, वाग्भट में 3 भेद बताए हैं, विरेचन, गृहण, शमन। वर्धमान पिपली के बारे में बताया है, उत्तम मध्यम हीन बल मात्रा के कैसी है, 10 6 3। सुश्रुत कितने मानते हैं, 10 7 5। ठीक है, बलवान के लिए कैसे देते हैं, हम पीस कर देते हैं कल्क बनाकर। ठीक है, मध्यम में कैसे देते हैं, क्वाथ के रूप में, और हीन बल में चूर्ण रूप में इसको मात्रा को देते हैं। ज्वर की संज्ञा के बारे में देखा, रोग सर्व रोग अग्रज इसको बोला है ज्वर को, और रोगराज बोला है, रोगराट बोला है। ठीक, संतत सतत अन्य दुष्ट तृतीय चतुर्थक में कौन कौन से धातुओं की दृष्टि होती है ये हमने देखा। तो आचार्य चरक जो है सीक्वेंस को नहीं मानते, वो क्या करते हैं, मास को हटा देते हैं, रस रक्त मेद और अस्थिमज्जा अस्थिमज्जा मानते हैं, सुश्रुत सीक्वेंस बनाए रखते हैं। ठीक है, रस रक्त मास मेद अस्थिमज्जा ये सीक्वेंस में संतत सतत अन्य दुष्ट तृतीय चतुर्थक इसमें मानते हैं। फिर नेक्स्ट हमने देखा कि चतुर्थक विपर्य चरक ने सिर्फ एक ही माना है, सुश्रुत तृतीय और अन्य दुष्ट का भी विपर्य मानते हैं। ठीक है, 421 जो है इसके सादे सादे तक है। पहले 4 क्या है, पहले 4 धातु में अगर ज्वर जाता है तो वो कैसा है, विषम ज्वर, वो साध्य है। अगले 2 धातुओं में ज्वर जाता है तो कैसा है, कृत साध्य है, और शुक्र में चला गया तो असाध्य है। गुल्म के भेद की बात करते हैं, गुल्म के भेद जो है आचार्य चरक और सुश्रुत कितने मानते हैं, काश्यप को इंक्लूड करके 5 मानते हैं। वाग्भट शारंगधर 8 गुल्म के भेद मानते हैं। रक्तज गुल्म की चिकित्सा 10 मास के बाद पश्चात करने के लिए कहा है चरक और काश्यप ने। सुश्रुत और वाग्भट टर्म देते हैं प्रसव काल के पश्चात करो। ठीक, मत्स्य गंधता चरक और वाग्भट रक्तपित्त में मानते हैं, और लौह गंधता कौन मानते हैं, चरक और सुश्रुत मानते हैं। चरक की टर्म क्या है, लोहो लोहित मत्स्य आम गंधी। तो ये हमारे इन दोनों पेजेस में था, ये इंपॉर्टेंट है और याद रखने वाला है। ठीक है, इसको आप अच्छे से बार बार करो, ये याद हो जाएगा। और बार बार मैं कहती हूँ कि आप इसको पारिक जो है वो अपने फ्रेंड्स के साथ पढ़ने वाली है। ठीक है, आप कुछ याद करोगे, वो भी साथ में याद करेगा, और फिर आप एक दूसरे से क्रॉस क्वेश्चनिंग करो। ठीक है, वो याद रहेगा, एक दूसरे को याद रहेगा, दोनों की तैयारी भी हो जाएगी। ठीक।